अंडर वाटर जीप रिस्टोरेशन। ये कहानी है भारत के आजादी के पहले की, जब भारत पर ब्रिटिशों का शासन था। रॉबर्ट नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर अपनी बीवी के साथ एक बड़े से बंगले में रहता था। उसके पास रामू नाम का एक भारतीय आदमी नौकर बन के काम करता था। रॉबर्ट ने अपने लिए ब्रिटेन से एक जीप मंगवाई थी, जिसे देख रामू कहता है, सर, आपकी जीप ना बहुत ही अच्छी है। यस रामू, मुझे पता है, क्योंकि यह इंग्लैंड से जो आई है। तुम्हें जीप पसंद आई? मैं तुम्हें जीप चलाना सिखा दूंगा। इस तरह रॉबर्ट रामू को जीप चलाना सिखाता है। अब रामू घर के कामों के साथ साथ ड्राइवर का भी काम करने लगता है। एक बार एक पार्टी से वापस आते वक्त रॉबर्ट रामू से कहता है, हे रामू, जीप मैं चलाता हूँ, तुम हट जाओ। पर सर, आप कैसे चला पाएंगे जीप? आप रहने दीजिए सर, मैं ही चलाता हूँ। अरे रामू, मेरी बात नहीं सुने तुमने? मैंने कहा जीप मैं चलाऊंगा, हट जाओ बाजू। रॉबर्ट नशे की हालत में रहता है। वो रामू की एक भी बात नहीं सुनता और खुद जीप चलाने लगता है और रामू पीछे से आते रहता है। नशे की वजह से रॉबर्ट की जीप का बैलेंस हट जाता है और जीप का संतुलन खोकर जीप सीधे नदी में गिर जाती है। रामू जैसे तैसे करके रॉबर्ट को बचा लेता है और रॉबर्ट घर आते ही उसकी बीवी उसे कहती है, तुम आखिर इतना नशा करते ही क्यों हो? नशे में थे तो जीप क्यों चलाई? अच्छा था कि रामू वहाँ सही वक्त पर आया, नहीं तो। थैंक यू रामू, थैंक यू वेरी मच। आज तुमने मेरी जान बचाई। रॉबर्ट उस एक्सीडेंट में बच जाता है और जीप वही नदी में गहरे पानी में चली जाती है। कोई भी उस जीप को बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं करता। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। भारत भी अब आजाद हो चुका था। रॉबर्ट और उसकी बीवी भारत छोड़कर अपने देश चले जाते हैं। उधर रामू अब घर में ही रहने लगता है। एक बार उसका बेटा रोहन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप तो ब्रिटिश के घर में काम करते थे, आपके पास कोई भी ब्रिटिशकालीन चीज नहीं है क्या? अरे बेटा, उस समय की मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? दरअसल बात यह है पिताजी कि शहर में एक म्यूजियम है जहाँ पर ब्रिटिशकालीन चीजें रखी हुई है, और हाँ, अगर कोई ऐसी चीज म्यूजियम को बेच देता है तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। रोहन के कहने पर रामू बहुत देर तक कुछ याद करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में उसे जीप की बात याद आती है और वो रोहन से कहता है, सुनो बेटा, ऐसी ही एक ब्रिटिश कालीन जीप है, लेकिन बेटा उस समय में वो नदी में गिर गई थी, पता नहीं अब वो कैसी होगी। इस तरह रामू रोहन को सारी बात बताता है। ये सुनते ही रोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, पिताजी, क्या आप एक बार मुझे उस जगह पर ले जा सकते हैं? बाकी मैं कैसे भी करके उस जीप को ढूंढ ही लूंगा। रामू रोहन को नदी पर ले जाता है और रोहन को उस जगह ले जाता है जहां एक्सीडेंट हुआ था। रोहन तुरंत ये बात सुनकर जीप को ढूंढने के लिए नदी में कूद जाता है। वो अंडर वाटर जाकर जीप को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो जीप मिल जाती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और बाहर आकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, जीप मिल गई है, बस पानी में रहने की वजह से खराब हो चुकी है, लेकिन मैं इस जीप का रिस्टोरेशन करके उसे नए जैसे बना दूंगा। कुछ ही घंटों में रोहन जीप को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लेता है। वो जीप को घर लाकर जीप का रिस्टोरेशन शुरू करता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर जीप का रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है। तब रामू कहता है, बेटा रोहन, ये जीप उस समय में भी ऐसी ही दिखती थी, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा। रोहन तुरंत उस म्यूजियम वालों से बात करता है। म्यूजियम के कुछ लोग वो जीप देखने आते हैं। उस जीप की वो अच्छे से छानबीन करते हैं। तब एक ऑफिसर कहता है, आपको ये जीप आखिर कहाँ से मिली और हम ये कैसे मान ले कि ये ब्रिटिश कालीन है? क्योंकि आजकल लोग पैसे कमाने के लिए ऐसी फेक चीजें लेकर आते हैं। सर, ये सच में ब्रिटिश कालीन जीप है। मेरे पिताजी खुद एक ब्रिटिश के यहाँ काम करके यही जीप चलाते थे। इस तरह रोहन सारी बात उस ऑफिसर को बताता है कि किस तरह से पहले एक्सीडेंट होकर जीप नदी में सालों साल गिरी रही और कैसे उसने उस जीप का रिस्टोरेशन किया। सब कुछ बताने के बाद ऑफिसर को यकीन हो जाता है। तब वो जीप के उन्हें अच्छे खासे पैसे देते हैं और जीप को म्यूजियम में रखने के लिए लेकर चले जाते हैं। अंडर वाटर कार रिस्टोरेशन। कैलाश और शैलेश नाम के दो दोस्त रहते हैं। दोनों की पढ़ाई लिखाई पानी और उसमें मिलने वाले तत्वों को खोजना इस विषय पर हो चुकी रहती है।
दोनों भी वापस गांव में ही आकर पानी में मिलने वाले मिनरल्स पर रिसर्च करते रहते हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, दोनों भी गांव के नदी के पानी पर रिसर्च कर रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि नदी का पानी कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा गंदा होता जा रहा है। तब कैलाश कहता है, अरे ये नदी का पानी इतना गंदा कैसे हो रहा है? ये अचानक से क्या हुआ होगा? हाँ रे, और इस नदी पर कोई डैम भी नहीं है जो पानी छोड़ा तो गंदा होगा। एक काम करते हैं शैलेश, हम सबसे पहले नदी के तल में जाकर देखते हैं। अगर कुछ होगा तो पता ही चल जाएगा और फिर हम नदी को साफ भी कर सकते हैं। हाँ, और इसके लिए हम गांव वालों की मदद लेंगे। चलो गांव के सरपंच से बात करते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों गांव के सरपंच से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तब कैलाश कहता है, सरपंच जी, नदी का पानी बहुत ही गंदा हो रहा है। ऐसा ही गंदा पानी आता रहा तो गंदे पानी की वजह से गांव में बीमारियां फैल सकती है। तो तुम क्या करना चाहते हो कैलाश? हमें सबसे पहले नदी को साफ करना होगा, तभी तो पानी भी साफ होगा। ठीक है, मैं अभी कुछ आदमियों को भेजता हूँ नदी साफ करने के लिए। सरपंच दोनों की बात से सहमत होकर गांव के कुछ आदमियों को नदी साफ करने के लिए भेजता है। नदी साफ करने से पहले वो दोनों पानी का पीएच लेवल टेस्ट करते हैं। वो लोग पानी के अंदर जाकर नदी में फंसे हुए कूड़े कचरे को बाहर निकालते रहते हैं। वो सब करने के बाद वो फिर से एक बार पानी का पीएच लेवल टेस्ट करते हैं। तब टेस्ट का रिजल्ट देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उस वक्त कैलाश कहता है, अरे यार, आखिर ये सब क्या हो रहा है? साफ करने पर भी पानी का पीएच लेवल बढ़ा हुआ है। लगता है पानी के अंदर कुछ मेटल की चीज है जिस वजह से यह सब हो रहा है। हमें एक बार फिर से पानी के अंदर जाकर अच्छे से देखना होगा। ये सोचकर वो दोनों फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं और नदी के तल में इधर उधर देखने लगते हैं। नदी के तल से कूड़ा कचरा साफ होने की वजह से नदी एकदम साफ हो चुकी थी। तभी अचानक देखते देखते कैलाश की नजर पत्थरों के बीच फंसी हुई एक कार पर जाती है। तब कैलाश कहता है, अरे शैलेश, इधर आओ, ये देखो, यहाँ कोई पुरानी कार पड़ी हुई है और शायद इस वजह से ही पानी का पीएच लेवल बढ़ रहा है। कैलाश की आवाज सुनकर शैलेश कैलाश के पास जाता है और वो कहता है, अच्छा, इसी कार के मेटल की वजह से पानी का पीएच लेवल बढ़ रहा है। पता नहीं कितने दिनों या सालों से ये कार नदी के पानी में पड़ी हुई है। इस पानी की वजह से कार के मेटल को जंग लग गया है। चलो इस कबाड़ को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। अरे नहीं नहीं शैलेश, मुझे ये कार बहुत पसंद आई है। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई कार खरीदूं, इसलिए अब मैं इस कार का रिस्टोरेशन करके इसे पूरी तरह से नया बनाऊंगा। लेकिन कैलाश, ये तो पूरा कबाड़ हो चुकी है। इसके सारे पुर्जे जंग खा चुके हैं। कहीं पानी से बाहर निकालते वक्त ही ये टूट ना जाए। कोई बात नहीं शैलेश, हम इसे संभाल कर निकाल लेंगे और इसके साथ साथ नदी का पानी भी साफ हो जाएगा। कैलाश और शैलेश मिलकर तुरंत एक जेसीबी का इंतजाम करते हैं और उस पुरानी अंडर वाटर कार को नदी के पानी से बाहर निकालते हैं। कार को बाहर निकालने की वजह से अब पानी का पीएच लेवल भी सही हो जाता है और पानी साफ हो जाता है। फिर कैलाश उस कार को लेकर घर जाता है और उसका रिस्टोरेशन करता है और उसे एकदम नई जैसी कार बनाता है। उस दिन के बाद से कैलाश उसी कार में घूमने लगता है और गांव वालों के नल में भी साफ सुथरा पानी आने से सभी गांव वाले खुश रहते हैं। अंडर वाटर डायमंड कार रिस्टोरेशन। महेश गांव में एक गराज चलाता था, पर उस गराज से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। ऐसे में एक दिन महेश की बीवी कहती है, सुनिए जी, मैं मुन्ना का पहला जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहती हूँ। आप कैसे भी करके पैसे का इंतजाम कीजिए। हो सके तो जमींदार से कर्जा भी ले सकते हो। फिर से कर्जा? बस छोटी छोटी बातों के लिए कर्जा लेने की बात करती हो। यूं कर्जा लेकर मैं मुन्ना का जन्मदिन नहीं मनाना चाहता। तब महेश की बीवी गुस्से से महेश को भला बुरा कहने लगती है। तब महेश घर से बाहर गांव के नदी के पास जाता है। तब वहां एक जलपरी को पानी के बाहर वो तड़पता हुआ देखता है। महेश तुरंत जलपरी के पास जाता है। जलपरी जख्मी थी। तब महेश जड़ी बूटी लेकर उसके जख्मों पर लगाता है और उसे पानी पिलाता है। तब जाकर जलपरी अच्छा महसूस करती है। क्या हुआ था जलपरी तुम्हारे साथ? ये जख्म कैसे हुए तुम्हें? अरे ये सब तुम इंसानों का ही काम है। देखो नदी को कैसे कचरा घर बनाए हो तुम लोगों ने। नदी का पानी पूरा गंदा हो चुका है और ऐसे में लोहे की चीजें भी पानी में फेंक रहे हो तुम लोग। अब हम जैसी पानी में रहने वाले जीव जाए तो कहाँ जाए।
तुम सच कह रही हो जलपरी। इसी नदी का पानी पीकर गांव में बच्चे भी बीमार पड़ते रहते हैं। मैं खुद अब नदी को साफ करूंगा। महेश उसी रात से नदी का सारा परिसर साफ कर लेता है। जलपरी भी उसकी इस काम में मदद करती है। दोनों भी पानी के अंदर जाकर अंदर का कचरा साफ करने लगते हैं। तभी महेश की नजर एक पुरानी कार पर पड़ती है। महेश उस कार के पास जाता है। तब जलपरी उसे कहती है, अरे इसी कार की वजह से तो मैं जख्मी हो गई थी। महेश, इस कार को यहाँ से बाहर निकालो और कबाड़ में बेच दो। नहीं जलपरी, मैं इस कार का रिस्टोरेशन करूंगा और इसे चलाकर पैसे कमाऊंगा, और उससे जो पैसे मिलेंगे उस पैसों से मैं मुन्ना का पहला जन्मदिन मनाऊंगा। महेश उस पुरानी कार को पानी से बाहर निकालता है और उसे घर ले जाता है। दूसरे दिन महेश नदी के आसपास नदी साफ रखने के लिए बोर्ड लगाता है और हर किसी को कचरा नदी में फेंकने से मना करता है। जलपरी भी महेश की ये मेहनत देखती रहती है। उसे महेश की अच्छाई और सच्चाई बहुत भाती है। उसी दिन महेश घर में आकर पुरानी कार का रिस्टोरेशन करने लगता है। कुछ दिनों के ही अंदर कार का रिस्टोरेशन करके वो उसे बिल्कुल नए जैसे बना देता है। लेकिन तभी अचानक उस कार से हीरे निकलने लगते हैं, जिसे देख महेश की बीवी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, बाप रे, इतने सारे हीरे! अरे अब तो हम हमारे मुन्ना का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। चलो चलो हम मिलकर तैयारी में लग जाते हैं। नहीं नहीं, ये हमारे हीरे नहीं है। एक बार जलपरी को इसके बारे में बताता हूँ। महेश सीधे इस बात से जलपरी के पास जाता है और उसे हीरो की बात बताता है। उसकी बात सुनकर जलपरी कहती है, महेश, ये तुम्हारा इनाम है। तुमने पहले मेरी जान बचाई, उसके बाद नदी को साफ किया और अब बिना लालच किए ईमानदारी से हीरो की बात बताने भी आए। सच में आजकल तुम्हारे जैसे लोग कहाँ मिलते हैं इस दुनिया में। महेश जलपरी का धन्यवाद करता है और घर में आकर उन हीरो को बेच देता है। हीरो को बेचकर आए हुए पैसों से वो नदी का परिसर और भी अच्छे से साफ सुथरा रखने लगता है। नदी के पास वो एक बगीचा बनाता है और हर जगह पर कचरा फेंकने के लिए कचरादानी बनाता है। तब से ना ही कोई बीमार पड़ता है और ना ही कोई जख्मी होने लगता है। इस बात का वो भी अच्छे से ध्यान रखता है और आए हुए पैसों से अपने और अपने गांव की वो तरक्की भी करता है और अपने मुन्ना का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाता है। अंडर वाटर पुलिस कार रिस्टोरेशन। इंस्पेक्टर महेश की वजह से गोगा नाम के डॉन का बहुत बड़ा सोने का कंसाइनमेंट पुलिस के हाथ लगा था। तब गोगा इंस्पेक्टर महेश को सबक सिखाना चाहता है। मेरा इतना बड़ा नुकसान आज तक किसी ने नहीं किया। इस इंस्पेक्टर महेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप देखना मैं कैसे उसे ठिकाने लगाता हूँ। गोगा अपने आदमी सुंदर के साथ एक प्लान करता है। प्लान के हिसाब से वो महेश के रास्ते में अपनी बूढ़ी माँ को लाकर खड़ा करता है। महेश अपनी पुलिस कार से पुलिस स्टेशन जाते रहता है। तब उन दोनों को रास्ते में देखकर कार रोकती है। सुंदर कहता है, सर, मेरी माँ बहुत बीमार है। आप मुझे और मेरी माँ को क्या अस्पताल छोड़ देंगे प्लीज? इंस्पेक्टर दोनों को अपनी पुलिस कार में बिठाता है और उन दोनों को अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ सुंदर महेश का धन्यवाद करते हुए उससे हाथ मिलाता है। फिर सब प्लान के हिसाब से महेश की कार का टायर पंक्चर करके रख दिया जाता है। जब महेश अपनी कार के पास वापस आता है, ओह नो, अब ये टायर कैसे पंक्चर हो गया? पहले ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए देर हो गई और अब ये टायर पंक्चर। अब मैं क्या करूं? स्टेपनी भी नहीं है। सर, इस पुलिस कार को आप यही छोड़ दीजिए। मैं इसका टायर पंक्चर दुरुस्त करवाकर आपको वापस ला कर दूंगा। आपने मेरी इतनी मदद की तो मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? इंस्पेक्टर महेश सुंदर पर विश्वास रखकर उसे पुलिस कार की चाबी देता है और ऑटो पकड़कर पुलिस स्टेशन चला जाता है। बस यही चाहते थे सुंदर और गोगा। फिर उसी रात पुलिस कार से सुंदर चोरी करता है और उसकी फोटो निकालकर कमिश्नर को पहुंचा देता है। ये सब देखकर कमिश्नर महेश को तुरंत अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है, यह सब तुम क्या कर रहे हो महेश? तुम्हारी वजह से आज सारे पुलिस डिपार्टमेंट में थू थू हो रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम चोरों के साथ मिले हो और चोरी के लिए तुम पुलिस कार इस्तेमाल करते हो। छी 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 छी। इंस्पेक्टर महेश ये सारी बातें सुनकर चौंक जाता है। वो कमिश्नर को जो हुआ सारी बात बताता है।
लेकिन कमिश्नर था कि महेश की बात पर भरोसा ही नहीं रखता। सुनो इंस्पेक्टर महेश, अब इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से बहुत दबाव आ रहा है। मैं तुम्हें बस 7 दिन की मोहलत देता हूँ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। तब तक तुम्हें सस्पेंड रहना होगा। इस तरह महेश अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सुंदर को ढूंढने लगता है। उधर सुंदर चोरी करके पुलिस कार को तोड़-फोड़ करके तालाब में फेंक दिया। न्यूज में जब महेश की सस्पेंड की बात आती है तब वो देखकर गोगा बड़ा खुश हो जाता है। वाह रे सुंदर, बड़ा ही अच्छा काम किया है तुमने। अब उस इंस्पेक्टर महेश के बच्चे को समझेगा कि गोगा से पंगा लेने वालों का क्या हाल होता है। इस तरह गोगा का मंसूबा पूरा हो जाता है। महेश ड्यूटी पर ना होने की वजह से वो अपने काले काम फिर से शुरू करता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। बस महेश को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक ही दिन बचा था। न्यूज में उसकी खबर सुनकर उसका दोस्त रोबोट के साथ वहां आता है। अरे महेश, क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला तुम्हारी पुलिस कार का और असली गुनहगारों का? अरे नहीं दोस्त, अब तो मेरे पास एक ही दिन बचा है अपनी बेगुनाही साबित करने का। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम घबराओ मत। जैसे तुम्हारे डिपार्टमेंट में कुत्ते सूंघ कर चोरों को पकड़ते हैं ना, वैसे ही मेरे पास एक मेरा रोबोट है जो तुम्हारे गुनहगारों को पकड़ सकता है। महेश रोबोट की मदद से पहले अपनी पुलिस कार को ढूंढने लगता है। तब रोबोट पुलिस कार को एक तालाब में ढूंढता है। उसके कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। तब महेश उसे देखकर कहता है, ओह नो, मेरी पुलिस कार क्या से क्या हो गई। अब तो कमिश्नर सर मुझ पर ही शक करेंगे कि मैंने ही इसे तोड़-फोड़ कर पानी में फेंक दिया। अब तो बड़ी मुश्किल आ गई। तभी इंस्पेक्टर महेश का दोस्त कहता है, अरे महेश, तुम टेंशन मत लो। ये मेरा रोबोट है ना, ये तुम्हारी पुलिस कार का रिस्टोरेशन कर देगा और तुम्हारे गुनहगारों को भी ढूंढ लेगा। वो रोबोट अब गुनहगारों को ढूंढने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में रोबोट गोगा के ठिकानों तक पहुंचता है, जहां सुंदर गोगा के साथ होता है। सुंदर को देखकर महेश के जान में जान आती है और वो दोनों को पकड़ने जाता है कि तब गोगा महेश पर गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन रोबोट महेश को बचा लेता है और उन दोनों को पकड़कर पीटने लगता है। महेश दोनों को लेकर कमिश्नर के सामने लाता है और उधर रोबोट इंस्पेक्टर महेश की पुलिस कार का रिस्टोरेशन करने लगता है। इधर इंस्पेक्टर महेश कमिश्नर के सामने कहता है, सर, ये रहा मेरे सच्चाई का सबूत। सुंदर, आप मुंह खोलते हो या नहीं, या बुलाओ अपने रोबोट को। तब सुंदर डर के मारे अपने कबूली जवाब कमिश्नर के सामने देता है, जिसे रिकॉर्ड किया जाता है। सुंदर और गोगा को जेल की हवा खाने भेज दिया जाता है और महेश फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। 24 कैरेट गोल्ड कार रिस्टोरेशन। एक गांव में एक जमींदार के पास ब्रिटिश के जमाने की एक पुरानी कार रहती है। अब तो कोई भी उस कार का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, इसलिए एक बार जमींदार अपने नौकरों से कहता है, अरे सुनो, इस पुरानी कार को कहीं बाहर जाकर फेंक दो। घर में इस कार को मैं नहीं रखना चाहता। अब ये किसी काम की नहीं है। जमींदार की बात सुनकर उसके नौकर उस पुरानी कार को जंगल में दूर छोड़ देते हैं। उसी गांव में एक गौतम नाम का लड़का रहता है, जिसे पुरातन चीजों को इकट्ठा करने का बहुत ही शौक रहता है। वो हमेशा पुरानी चीजें ढूंढते रहता था। ऐसे ही एक बार वो जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर जमींदार ने फेंकी हुई पुरानी कार पर जाती है। गौतम उस कार के पास जाता है और सोचता है, अरे ये तो बहुत ही पुरानी ब्रिटिशों के जमाने की कार है। इस कार को भला ऐसे किसी ने क्यों फेंक दिया होगा। जो भी है, मुझे क्या, लेकिन मैं इस कार को यूं खराब नहीं होने दूंगा। गौतम ऐसा सोचते हुए अपने दोस्त को फोन करके सारी बात बताता है और उसे एक ट्रक के साथ वही बुलाता है। तब गौतम का दोस्त उस पुरानी कार को देखकर कहता है, अरे गौतम, तुम इस पुरानी कबाड़ कार का क्या करोगे? बेवजह अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है तू इस पुरानी कार के चक्कर में। नहीं दोस्त, ये कार मुझे बहुत पसंद आई है। मैं इसका रिस्टोरेशन करूंगा और बिल्कुल इसे एक नई कार में बदल दूंगा। तब इस पुरानी कार को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। गौतम उस पुरानी कार को ट्रक से बांधकर उसे अपने घर ले आता है और वहीं पर उस पुरानी कार का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। वो कार बहुत ही पुरानी होने की वजह से उस कार की मरम्मत करने को उसे बहुत वक्त लगता है। फिर एक दिन रात में उस गांव में एक गोल्ड के दुकान में चोरी हो जाती है।
दुकान में चोरी की खबर पुलिस को पता चल जाती है और वो तुरंत वही आती है। तब चोर सोचता है, अरे बाप रे, पुलिस इतनी जल्दी आ भी गई। आज तो पुलिस ने जल्दी आकर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इंडिया का। पर हाथ में लगा इतना सारा सोना मैं कहाँ छोड़ूं? चोर ऐसा सोचकर सोने के साथ वहां से भागने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। भागते भागते चोर गौतम के घर के पास आता है, जहां पर उसे वो पुरानी कार दिखाई देती है। तब उस पुरानी कार के पीछे जाकर वो चोर सोचता है, फिलहाल तो पुलिस से बचने के लिए मैं ये सारा सोना इस पुरानी कार में छुपा देता हूँ। मैं भी पुलिस से बच जाऊंगा और पुरानी कार पर किसी को शक भी नहीं जाएगा। बाद में कुछ दिनों के बाद वापस आकर सारा सोना वापस ले जाऊंगा। चोर ऐसे सोचते हुए उस पुरानी कार के सीट के नीचे अपना सारा चुराया हुआ सोना छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस तो उस चोर को पकड़ लेती है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। उधर दूसरे दिन गौतम पुरानी कार का रिस्टोरेशन करते वक्त उसे कार के सीट के नीचे वही चोर ने छुपाया हुआ सोना मिलता है। इतना सारा सोना देखकर गौतम भी चकित हो जाता है और सोचता है, अरे इतना सारा सोना, और इस तरह ये यहाँ किसने छुपाया होगा? लगता है कि ये चोरी किया हुआ सोना है। गौतम उस सोने को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है। वो बार बार उस सोने का क्या किया जाए यही सोचते रहता है। 2-3 दिन यूं ही निकल जाते हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है, अरे इस सोने से मैं अपनी कार को 24 कैरेट गोल्ड कार बना सकता हूँ। बाद में मैं इस कार को पुरातन विभाग में बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। इस तरह से सोने के पीछे ना ही वो चोर आएगा और ना ही उसे कोई खबर भी होगी। ऐसा सोचते हुए गौतम पहले तो कार का रिस्टोरेशन अच्छे से कर लेता है और उसके बाद सारे सोने को पिघलाकर वो अपनी कार को सोने से पॉलिश करता है। इस तरह से गौतम की 24 कैरेट गोल्ड कार बनकर तैयार हो जाती है। तब गौतम उस 24 कैरेट गोल्ड कार को लेकर एक पुरातन विभाग में जाता है, जिनका एक बहुत ही बड़ा पुरातन चीजों का म्यूजियम रहता है। तब वहाँ का ऑफिसर गौतम से कहता है, अरे ये कार तो ब्रिटिश के जमाने की कार है, पर आपको ये कहाँ से मिली? सर मैं पुरानी चीजों को ढूंढने का ही काम करता हूँ। बस ये कार मुझे एक जंगल में पड़ी मिली, तो मैं उसे उठाकर यहाँ लेकर आया। इस तरह गौतम उन्हें सारी बात बताता है और अपनी उस 24 कैरेट गोल्ड कार को वही बेच देता है, जिससे गौतम को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। गौतम उन पैसों से अच्छी जिंदगी बिताने लगता है और फिर से पुरातन चीजें ढूंढने का काम वो जारी रखता है। उधर जब पुलिस उस चोर को छोड़ देते हैं, तब वो चोर उस कार को ढूंढते हुए आता है, पर उसे वो कार दिखाई नहीं देती। तब वो कहता है, अरे इतनी मेहनत से सोना चुराया था, पुलिस के डंडे भी खाए, पर उन्हें सोने के बारे में कुछ नहीं बताया और मेरे हाथ से भी सारा सोना निकल गया। ऐसा कहते हुए वो चोर वहीं पर अपना सर पकड़ लेता है और बैठ जाता है।